गेट एक एग्जाम ही नहीं, एक अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म है अपने करियर को, इंजीनियरिंग करियर को नेक्स्ट ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। क्योंकि इसी एक एग्जाम से आपको एमटेक पीएचडी एडमिशंस भी मिलते हैं, इसी एग्जाम से आपको पीएसयूज या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसी एक एग्जाम से आपको इंडिया के बाहर एमएस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, और इसी एक एग्जाम से कुछ कॉलेजेस में एमबीए जैसे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो चलिए आइए एक्सप्लोर करते हैं इस एग्जाम के बारे में, डिटेल जानते हैं कि इस एग्जाम को लेके आपके बेसिक जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले एग्जाम कंडक्ट कराने वाली जो इंस्टीट्यूट्स हैं, टोटल 8 इंस्टीट्यूट्स हैं, 7 ओल्ड आईआईटीज एंड आईआईएससी बैंगलोर, 1 बाय 1 राउंड रॉबिन मैनर में, ये सर्कुलर मैनर में ये एक साल कंडक्ट कराती हैं एग्जाम्स। एग्जाम होती है फरवरी के फर्स्ट 2 वीकेंड्स पे, अनलेस कुछ इधर उधर इशू ना आए या कोई डिस्क्रिपेंसी ना हो दूसरे एग्जाम से। एग्जाम जो है वो अलग अलग ब्रांचेस में, लगभग 31 ब्रांचेस में कंडक्ट की जाती है अब, जिसमें मेन स्ट्रीम ब्रांचेस जो हैं कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल है, सिविल इंजीनियरिंग है, केमिकल है, एरोस्पेस है, डीए है विच इज़ डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन, अदर ब्रांचेस बहुत सारी ऐसी हैं जिनमें एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है। ये एग्जाम जब कंडक्ट होता है इसमें 100 मार्क का एक सिंगल पेपर होता है, 3 घंटे में आपको उसे सॉल्व करना पड़ता है, और टोटल 65 क्वेश्चंस आते हैं। इन 65 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस 1 मार्क के होते हैं, 30 मार्क्स टोटल, और 35 क्वेश्चंस 2 मार्क के होते हैं, 35 इंटू 2 70, सो 70 2 मार्क के, और 30 मार्क्स हमारे पास 1 मार्क के, टोटल 100 मार्क का पेपर होगा। इन 100 मार्क के पेपर में 15 मार्क का एप्टीट्यूड आता है 10 क्वेश्चंस का, 5 1 मार्क के और 5 2 मार्क्स के, टोटल 10 क्वेश्चंस 15 मार्क्स ओनली एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड जो है उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और वर्बल एप्टीट्यूड दोनों इंक्लूडेड है। बचा हुआ 85 मार्क्स जो है आपकी ब्रांच वाइज, जो आपकी इंजीनियरिंग ब्रांच है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ मेन स्ट्रीम ब्रांचेस की बात करें जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, इन सब में मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो आता है 13 मार्क्स का आता है, इन दोज 85 मार्क्स। बट डीए या कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस ऐसी हैं जिनमें कि मैथमेटिक्स जो है 13 से ज्यादा आता है, डीए तो काफी ज्यादा आता है क्योंकि वो बेसिकली मैथ पे ही बेस्ड है। सो अराउंड 35 to 40 मार्क्स का सिलेबस 85 में से सिर्फ और सिर्फ डीए में मैथमेटिक्स का होता है। अब बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की तो 3 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं? एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। एमसीक्यू मतलब मल्टी चॉइस क्वेश्चंस। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्वेश्चंस के साथ 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 में से कोई एक ही करेक्ट होगा, आपको एक करेक्ट वाले को सिलेक्ट करना है। अगर आपने करेक्ट वाले को सिलेक्ट किया, वो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपने क्वेश्चन गलत सिलेक्ट कर लिया, ऑप्शन गलत सिलेक्ट कर दिया, करेक्ट वाला नहीं कुछ और सिलेक्ट करके आ गए, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी मिलेगी। 1 मार्क के लिए 1/3 नेगेटिव होगा, 2 मार्क के क्वेश्चंस के लिए 2/3 नेगेटिव होगा। नेगेटिव मार्क का मतलब ये है कि आपने जो दूसरे क्वेश्चंस करेक्ट करके मार्क्स कमाए हैं उनमें से आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। 1/3 और 2/3 डिपेंड्स ऑन कि वो क्वेश्चन जो आपने गलत किया वो कितने मार्क्स का था। सो एमसीक्यू में नेगेटिव मार्किंग होती है अगर आपने गलत सिलेक्ट किया तो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है एमएसक्यू, मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस। ये सबसे हार्डेस्ट टाइप के क्वेश्चंस माने जाते हैं क्योंकि पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग करेक्ट आंसर इज लिटिल लेसर। होता क्या है, इसमें भी आपके पास 4 ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शंस में से एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी एक करेक्ट हो सकता है, कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं, मे बी ए बी या ए सी या ए डी या बी सी या बी डी या सी डी, कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3 करेक्ट हो सकते हैं, ए बी सी या ए बी डी या ए सी डी, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मल्टीपल वेराइटी ऑफ ऑप्शंस हैं, या फिर चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। सो आपको वो सारे ऑप्शंस जो करेक्ट हैं वही टिक मार्क करने हैं। आप ना तो कोई गलत ऑप्शन आपके करेक्ट में से एक्स्ट्रा सिलेक्ट कर सकते हो, ना ही सारे करेक्ट ऑप्शंस छोड़ सकते हो। अगर 3 ऑप्शन करेक्ट हैं, आपने 2 ही टिक मार्क किए तो भी आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और अगर आपके 2 ऑप्शन करेक्ट थे और आपने 3 टिक मार्क कर दिए तो भी गलत हो जाएगा। सो आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ करेक्ट और सारे के सारे करेक्ट ऑप्शंस को टिक मार्क करके आना है।
ये है MSQ मल्टी सिलेक्ट क्वेश्चंस। इन MSQ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर आप गलत सिलेक्शन करके आ जाते हैं या सही ऑप्शंस छोड़ के आ जाते हैं तो आपको मिलेगा 0। बट अगर आपने सही सिलेक्शन किया तो 1 मार्क के लिए 1 और 2 मार्क के लिए 2 मार्क्स आपको अवॉर्ड कर दिए जाएंगे करेक्ट सिलेक्शन पे। फिर आता है तीसरे टाइप का क्वेश्चन, NAT टाइप के क्वेश्चन, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें आपको कोई ऑप्शन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर एक नंबर आएगा। नंबर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, आपको करेक्टली निकालना है। नंबर इंटीजर या फिर रियल वैल्यू लाइक डेसिमल वैल्यू 2.6 2.69 समथिंग लाइक दिस हो सकता है। आपको जितने डेसिमल प्लेस तक आंसर राउंड ऑफ करके पूछा है उतने डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके आंसर देना है। अगर आंसर नेगेटिव आता है तो आपको वो नेगेटिव मार्क भी डालना है, मतलब -6 अगर आंसर आता है तो आपको -6 ही एंटर करना है। वहां स्क्रीन पे आपके पास ऑप्शन होगा और वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है माइनस करके और 6, तब जाके आपको करेक्ट मार्क मिलेंगे। 1 मार्क का है तो 1, 2 है तो 2। आपने अगर एग्जैक्ट सेम जो आंसर पूछा गया है वही दिया है तो आपको करेक्ट आंसर का करेक्ट मार्क मिलेगा, वरना नहीं। मतलब कि यहां भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत आंसर देने पे आपको 0 मिलेगा। अब ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन है उनमें सिर्फ MCQ जिनमें एक ही ऑप्शन करेक्ट था उसी के लिए नेगेटिव मार्किंग होगी। MSQ और NAT के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप इनको अटेम्प्ट करके और रॉन्ग आंसर लेकर आते हैं तो भी आपको 0 मिलेगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया बाय चांस तो आपको 0 मिलेगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। मतलब MCQ में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको नहीं पता है आंसर तो आप कुछ भी अपनी मर्जी से गैस वर्क करके ना आइए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। MSQ और NAT में आप गैस वर्क कर सकते हैं क्योंकि नहीं अटेम्प्ट करने पे भी 0 मिलेगा, गलत अटेम्प्ट करने पे भी 0 मिलेगा। सो यू कैन ट्राई, अगर बाय चांस ऑप्शन करेक्ट हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, वरना 0 तो मिल ही रहा था। एक चीज, गेट एग्जाम जो होती है वो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, ऑनलाइन होता है, बट सेंटर पे जाके देना पड़ता है। तो आपको सेंटर अलॉट होते हैं, आप उस सेंटर पे जाते हैं, एक कंप्यूटर पे आपको लॉगिन करके और जो आपका अलॉटेड कंप्यूटर है उसी पे बैठ के आपको एग्जाम लिखनी होती है और ऑनलाइन ही पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन गेट एग्जाम लिख सकता है। अपने किसी भी ग्रेजुएशन में, कोई भी आपका ग्रेजुएशन है 12th के बाद, अगर आप किसी ग्रेजुएशन में एंट्री लेते हैं तो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में आने के बाद, जैसे ही आप 3rd ईयर में एंट्री कर जाते हैं उसके बाद आप गेट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप चाहे BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BE BTech कर रहे हैं, BS कर रहे हैं, तो आप 3rd ईयर तक अगर पहुंच गए हैं, 2nd ईयर आपने पास कर लिया है या 2nd ईयर की एग्जाम भी आपने लिख दी है, 3rd ईयर में एंट्री करते से ही आप गेट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप कभी भी गेट एग्जाम लिख सकते हैं, अपने 4th ईयर में या आपके पास आउट होने के बाद। अगर आपका 3 साल का डिग्री कोर्स है तो 3 साल खत्म होने के बाद कभी भी गेट एग्जाम लिख सकते हैं। 4 साल का डिग्री कोर्स है तो भी, 5 साल का डिग्री कोर्स है लाइक MBBS और समथिंग, तो भी आप 3rd ईयर ऑनवर्ड्स कभी भी गेट एग्जाम कितने भी साल तक लिख सकते हैं। कोई ऐसी अपर एज लिमिट या अपर लिमिट नहीं है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे भी लिमिट नहीं है, आप हर साल गेट लिख सकते हो। बट एलिजिबिलिटी सिर्फ ये है कि आप फर्स्ट 2 साल अपने ग्रेजुएशन के टेस्ट नहीं लिख सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे एक और क्वेश्चन उठाएंगे कि क्या हम डिप्लोमा के बाद अगर ग्रेजुएशन में आते तो हमारा क्या होगा। अगर आप 12th नहीं करते हैं, 10th के बाद डिप्लोमा के लिए जाते हैं जो कि 2 से 3 साल का कोर्स होता है, जनरली 3 साल का होता है, तो डिप्लोमा के बाद आपको ग्रेजुएशन में डायरेक्टली एडमिशन मिलता है इन 2nd ईयर। अगर ऐसा है तो आप अगेन अपने उस ग्रेजुएशन में भी 3rd ईयर में आने के बाद, एंट्री करने के बाद गेट एग्जाम लिखने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ये सिर्फ गेट की एलिजिबिलिटी है। आगे अगर आप किसी PSU या फिर किसी MTech PhD के लिए एडमिशन के लिए जाना चाहते हो तो उसका क्राइटेरिया अलग होगा, वो आपको अलग से समझना पड़ेगा, क्योंकि हर एक कोर्स और हर एक पर्टिकुलर ब्रांच एंड हर एक पर्टिकुलर PSU का, हर एक IIT का MTech और PhD के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो बेसिकली कोर्स कर रहे हो उसका MTech में या PhD में या PSU में या गवर्नमेंट के जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं उसमें हमारी एलिजिबिलिटी होगी या नहीं हो पाएगी। सो आपको ये अलग से अपने ग्रेजुएशन के हिसाब से समझना पड़ेगा। अब बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। इसकी प्रिपरेशन के लिए आपको अपना सिलेबस जो अपनी ब्रांच का है उसका थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, उनके लर्निंग करनी पड़ेगी, लर्निंग के बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट लिखने पड़ेंगे एंड
अच्छा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग जो आप करेंगे तो उससे आपकी प्रिपरेशन होगी। सो आई गेस बेसिक आइडिया गेट के एग्जाम से रिलेटेड मैंने आपको दे दिया है। आप अपनी स्पेसिफिक ब्रांच जिसमें आप एग्जाम लिखना चाहते हैं वो आप चेक कर लीजिए और फिर उस पर्टिकुलर ब्रांच का सिलेबस समझिए। अपने ग्रेजुएशन या जो भी आपका कोर्स है उसमें आपने जिस तरीके से पढ़ाई की है, उन कोर्सेज की अंडरस्टैंडिंग ली है, उसके बेसिस पे आप कोर्स को समझ के और सिलेबस को समझ के और एग्जाम लिख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपका ग्रेजुएशन किसी और ब्रांच या किसी और पर्टिकुलर स्ट्रीम में है और आप अपनी ब्रांच या स्ट्रीम चेंज करना चाहते हैं तो गेट एग्जाम के थ्रू वो अलाउड है। आप किसी दूसरी ब्रांच से इंजीनियरिंग कर रहे हैं और कंप्यूटर साइंस में आप गेट एग्जाम लिखना चाहते हैं, पॉसिबल है, आगे भी अच्छे आपके स्कोप निकल सकते हैं। बट अगेन आपको एमटेक या गवर्नमेंट जॉब्स की जो एलिजिबिलिटी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपके पास कोई भी और क्वेश्चन है रिलेटेड टू गेट एग्जाम तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। वी विल ट्राई टू पिक देम अप और आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की जरूर कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।